Assalamualaikum. This is Umayma Shakur from the LIMS University. Welcome back to the subject Heat and Thermodynamics. ईद से पहले हमने इसके 9 लेक्चर ले लिए थे. आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है जो BS फिजिक्स 4th सेमेस्टर और मैथ 4th सेमेस्टर के लिए है कोर्स हमारा. तो आज जो हमारा इसमें हम अपना जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था हीट एंड टेम्परेचर का उसी को कंटिन्यू करेंगे. और जो टॉपिक होगा हमारा वो है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द रियल गैसेस. अब ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है फॉर द रियल गैसेस इसकी डेरिवेशन में हमने नहीं जाना, हमने जस्ट इसके कुछ पॉइंट्स को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है. तो आज हम इसी इक्वेशन ऑफ स्टेट का जस्ट पार्ट 1 डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें बेसिकली हमारे पास 2 पार्ट हैं जिसमें हम वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन दोनों को डिस्कस करते हैं. तो आज हम जस्ट 1 पार्ट करेक्शन को डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे. हम हीट एंड टेम्परेचर का चैप्टर था हमारा. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम पिछला जो लेक्चर था हमारा लास्ट टाइम जहां हमने जो टॉपिक छोड़े थे उन्हें देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक जो थे वो कवर अप कर लिए थे, कहां पर हमने छोड़ा था. तो हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें हमने मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया था जिसमें हमने डिफरेंट स्पीड फाइंड आउट की थी, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और इस तरीके से हमने उसका ग्राफ भी ड्रॉ किया था. मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी हमने ड्रॉ की थी. उसके बाद हमने जो सेकेंड नंबर पे डिस्कस किया था डिटेल से वो था मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का. एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने डेरिवेशन की थी और उसकी भी हमने जो कर्व थी वो ड्रॉ की थी. और इसी से रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस किए थे. इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम भी डिस्कस किए थे. तो ये तो था हमारा मूव करते हैं जो आज का हमारा हमने जो टॉपिक कवर फॉर द रियल गैसेस. अब यहाँ पर जो बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि रियल गैसेस में और आइडियल गैसेस में डिफरेंस क्या है, जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में ही क्लियर कर दिया था कि रियल गैसेस में हमारे पास लोअर डेंसिटीज नहीं होती, जबकि जो हमारे पास आइडियल गैसेस होती हैं उसमें हम लोअर डेंसिटीज को कंसीडर करते हैं. तो ये तो इन दोनों में मेन पॉइंट जो था, बहुत सारे डिफरेंस के पॉइंट मैंने आपको बताए थे, ये जो पॉइंट था ये मेन पॉइंट था इन दोनों में. तो इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है फॉर आइडियल गैस के लिए हमें बताती है टेल अस अबाउट द गैस मॉलिक्यूल के बारे में बताती है. लेकिन ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी अगर मैं सिर्फ आइडियल गैस की बात करूं तो ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी आइडियल गैस की ये मुझे सिर्फ चंद एक मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएगी, क्योंकि आइडियल गैस का आपको पता है आइडियल गैस हमारे पास लोअर डेंसिटीज पर होती है. लोअर डेंसिटीज मतलब वहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा कम है, नेग्लिजिबल है, दूर दूर है, एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं कर रहे. तो लोअर डेंसिटीज है वहां पर. जब हमारे पास वहां पर अगर लोअर डेंसिटीज हैं तो डेफिनेटली वो हमें सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में वो इक्वेशन ऑफ स्टेट एक्सप्लेन नहीं कर सकती अगर हम आइडियल गैस की बात करें तब. इसी के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम कोई इक्वेशन ऑफ स्टेट ऐसी ड्राइव करें जो हमें सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में बता सके, जिसको हम कहते हैं रियल गैसेस. मतलब हमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, लोअर डेंसिटीज से थोड़ा हायर डेंसिटीज पर अगर हम जाएं तो हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट एक्सप्लेन कर सके. तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर दी रियल गैसेस. रियल गैसेस में जो हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट चाहिए उसको हम देखेंगे. तो यहाँ पर मैंने यही मेंशन किया हुआ है कि दिस इज द रीजन दैट वी रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ स्टेट्स फॉर द रियल गैस. मतलब ये मेन रीजन है कि हम अगर आइडियल गैसेस के लिए लेते हैं तो वो चंद एक मॉलिक्यूल्स के लिए हमें बताएगा, रियल गैसेस हमें कंपैरेटिवली ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएगा. will describe the gases or the range of the densities. range of densities के बारे में हमें बता देगा. Here we discuss the two approaches. यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या है, 2 तरह की अप्रोच है. 2 तरह की अप्रोच कौन कौन सी है हमारे पास, मतलब जो हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट को डिस्कस करना है वो 2 तरह से डिस्कस करना है. एक तो हमारे पास सिंपल अप्रोच है वायरल एक्सपेंशन की, जिसमें आप जस्ट एक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे बस, उसके बाद उसकी फिजिक्स वगैरह को हम डिस्कस करेंगे, उसकी डिटेल में नहीं जाना. और उसके बाद वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारे पास आ जाएगा. वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट की भी डेरिवेशन में हमने नहीं जाना, लेकिन इसमें जो हमारे पास वंडरवॉल्स इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है, इसमें जो 2 कांस्टेंट हमारे पास आते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो अपनी
फर्स्ट अप्रोच को डिस्कस करते हैं, वायरल एक्सपेंशन। वायरल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग, इस एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग जो हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए रियल गैसेस के लिए वो ये है, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में मेंशन की हुई है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये जो इक्वेशन 1 है ये बेसिकली मेंशन कर रही है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द वायरल एक्सपेंशन रियल गैसेस के लिए, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, नंबर ऑफ रेंज ऑफ डेंसिटीज के लिए आपको ये वाली इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन में आपको पता है P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N जो है आपके पास वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, R आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, 1 प्लस B आपके पास क्या है, B यहाँ पर ये जो हम वायरल एक्सपेंशन का वर्ड यूज कर रहे हैं इसी का कोएफिशिएंट्स है B। तो B1 N by V आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये वाला जो फैक्टर है आपके पास N by V ये आपको प्रोवाइड करता है मोलर डेंसिटीज, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में आपके पास कितने मोल्स आ गए हैं ये हमें उसकी डेंसिटी प्रोवाइड करता है, प्लस B2 N by V होल स्क्वायर। इसी तरीके से ये आपके पास वैल्यूज ज्यादा होती जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप या तो वायरल एक्सपेंशन करें या आप कोई भी वन डर वाल्स इक्वेशन को ले लें, इक्वेशन ऑफ स्टेट की जब भी आप बात करेंगे रियल गैसेस के लिए तो आप अगर वहां पर कुछ अप्रोक्सीमेशन पुट करते हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन का मतलब अगर आप N by V को वहां पर 0 पुट कर दें तो वहां पर क्या होगा, वही जो इक्वेशन होगी रियल गैसेस की वो कन्वर्ट हो जाएगी आइडियल गैस में। मैं रिपीट करती हूँ बात को कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन ऑफ स्टेट है रियल गैसेस के लिए, आप उसके ऊपर अप्रोक्सीमेशन पुट कर लें कि N by V अप्रोचेस टू 0 है या इक्वल टू 0 है, मतलब ये वाला जो फैक्टर है N by V होगा, सब में होगा, मतलब जो भी इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी उसमें N by V होगा आपके पास। इसको आप कर दें कि ये 0 के अप्रोच टू 0 है, इक्वल टू 0 है, तो जो बाकी का जो फैक्टर बचेगा वो आपको प्रोवाइड करेगा आइडियल गैस लॉ। मतलब रियल गैस से इक्वेशन ऑफ स्टेट जो आपने रियल गैसेस के लिए निकाल ली थी उससे आप मूव कर सकते हैं इजीली, किस में, आइडियल गैस लॉ में। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसी इक्वेशन 1 में देखें पुट करती हूँ कि ये जो N by V है, अगर मैं इस N by V को 0 पुट कर दूं, ये B1 0 हो जाएगा। इस N by V को 0 पुट कर दें, ये B2 भी 0 हो जाएगा आपके पास, मतलब B2 भी 0, B1 भी 0, बाकी क्या बच गया, इधर 1 बच गया। 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो PV इज इक्वल टू nRT, और जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, आइडियल गैस लॉ। आप पढ़ चुके हैं कि PV इज इक्वल टू nRT आपको आइडियल गैस लॉ प्रोवाइड करता है। तो मतलब आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट जो ली थी वो तो लिया आपने रियल गैसेस के लिए, लेकिन आपने उसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन पुट कर दी तो वो कन्वर्ट हो गई आइडियल गैस में। इसी तरीके से हर इक्वेशन ऑफ स्टेट आपके पास होगी, कोई भी इक्वेशन ऑफ स्टेट हो रियल गैसेस के लिए उसमें आप कुछ अप्रोक्सीमेशन पुट करके वो डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाएगी आइडियल गैस लॉ में। तो ये जो B1 और B2 तो हमारे पास वायरल जो मैंने आपको बताया कि अगर हम हमारे पास फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होते हैं या अप्रोचेस टू 0 कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। मतलब ये देखें, ये मैंने इक्वेशन 2 में ये अप्रोक्सीमेशन लगाई है कि N by V अप्रोचेस टू 0 है, फिर मैंने इसी 2 को पुट कर दिया है इक्वेशन 1 के अंदर। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, PV इज इक्वल टू nRT, ये वाली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये वही आपको बता रही है कि ये आइडियल गैस लॉ आपको प्रोवाइड कर रही है। मोलर डेंसिटी द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द रियल गैसेस रिड्यूसेस टू द आइडियल गैस लॉ, के हमने जो रियल गैसेस के लिए इक्वेशन ली थी वो रिड्यूस हो गई है आइडियल गैस लॉ में। दिस विल बी द केस विद ऑल द इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, ये सारी इक्वेशन ऑफ स्टेट के साथ यही होगा अगर आप अप्रोक्सीमेशन पुट कर देते हैं फॉर द रियल गैसेस दैट एट लोअर डेंसिटीज। लोअर डेंसिटीज पर आपको पता है कि रियल गैसेस जो होती हैं वो आइडियल गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। इट विल कन्वर्ट टू द आइडियल गैस लॉ।
तो ये हमारी थोड़ी बहुत फिजिक्स जो हमने वायरल एक्सपेंशन में डिस्कस करनी थी। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी सेकंड अप्रोच को, जो हमारे पास है दी वन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और ये इक्वेशन आप पिछली क्लासेस में ड्राइव भी कर चुके हैं। तो वन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट की वन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारे पास है क्या? ये जो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने मेंशन किया हुआ है ये आप पढ़ चुके हैं, ये वाली इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसमें ए और बी क्या है, वन डर वाल्स कांस्टेंट है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो फिजिसिस्ट थे जोहान्स डिडरिक वन डर वाल्स, जिन्होंने इसे सबसे पहले इक्वेशन को ड्राइव किया था। इस इक्वेशन ये हमारे पास इक्वेशन क्या थी कि p प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये इक्वेशन 1 जो है ये वन डर वाल्स इक्वेशन कहलाती है। एन आर टी क्या है, v क्या है, ए क्या है, पी क्या है, ये सारी चीजें आपको पता है। ए और बी जो है हमारे पास, ये हमारे पास वन डर वाल्स कांस्टेंट होते हैं और यही जो हमारी इक्वेशन 1 है इसमें हमने इन्हीं दो को डिस्कस करना है कि ये ए और बी हमें जो हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में, रियल गैसेस के बारे में किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी डेरिवेशन में आपने नहीं जाना है, इक्वेशन 1 की डेरिवेशन नहीं करनी है आपने, जस्ट इसकी जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज में, अभी मैं दोबारा डिस्कस करूंगी कि प्रॉपर्टीज में हमने क्या डिस्कस किया था और हम यहाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां से आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। हमने जस्ट वो वाले पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। तो ए और बी जो हमारे पास हैं बेसिकली ये कांस्टेंट है, whose values obtained by the experiment, एक्सपेरिमेंट से इनकी वैल्यूज ऑब्टेन कर ली गई हैं कि ए किस वैल्यू के इक्वल होता है और बी किस वैल्यू के इक्वल होता है इन दिस इक्वेशन 1। अब यहाँ पर भी मैंने कहा था कि कोई भी इक्वेशन ऑफ स्टेट रियल गैसेस के लिए हो तो आप उसमें अप्रोक्सीमेशन पुट करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं आइडियल गैस में। तो इसी इक्वेशन 1 में अगर मैं अप्रोक्सीमेशन पुट कर दूं कि ए और बी को 0 के इक्वल पुट कर दूं, या मैं अगर ये नहीं करती तो मैं सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ये वाली कर देती हूँ कि n बाई वी जो है अप्रोचेस टू 0 है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक पुट कर दें इक्वेशन 1 में तो ये जो इक्वेशन 1 होगी ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, आइडियल गैस लॉ में, जो हमारे पास होता है PV इज इक्वल टू nRT। तो इसके लिए ये बात तो हमारी जो हमने पीछे कही थी कि भाई कोई भी इक्वेशन ऑफ स्टेट हो रियल गैसेस के लिए अप्रोक्सीमेशन पुट करें तो वो आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो ये बात यहाँ तक वेरीफाई हो रही है कि वाकई अगर हम अप्रोक्सीमेशन पुट करें तो ये इक्वेशन भी कन्वर्ट हो जाएगी आइडियल गैस लॉ में। नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं कि वन डर वाल्स परफॉर्म सम करेक्शन। वन डर वाल ने जब ये इक्वेशन भी परफॉर्म की, जैसे ए और बी के जो कॉन्स्टेंट उसने प्रोवाइड किए उसकी उसने साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ करेक्शन भी परफॉर्म की कि भाई अगर आपने पहले प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हम रियल गैसेस की डिस्कस कर रहे हैं इसमें ये वाली करेक्शन आप कर लें तो ये वैलिड है। तो अब वो वाली करेक्शन हमारे पास क्या थी, करेक्शन इन ऑर्डर टू फाइंड दिस कांस्टेंट। वो जो करेक्शन थी हमारे पास दो तरह से करेक्शन उसने परफॉर्म की। वॉल्यूम करेक्शन, मतलब एक तो आपको वॉल्यूम को करेक्ट करना चाहिए क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस इज नेग्लिजिबल, ये हम प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। दूसरा इसी को हम आज डिस्कस करेंगे, प्रेशर करेक्शन। सेकंड हमारे पास जो करेक्शन होगी वो होगी प्रेशर करेक्शन की। मतलब एक तो वॉल्यूम करेक्शन हमें डिस्कस करना है जो आज हम करेंगे, दूसरा हमें प्रेशर करेक्शन को डिस्कस करना है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो वॉल्यूम करेक्शन हमें क्या कहता है, वॉल्यूम करेक्शन की जो प्रॉपर्टीज थी हमारे पास जो हमने स्टडी की थी उसमें हमने ये देखा था कि अगर आपके पास कोई भी कंटेनर है उसमें कोई गैस मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, लेट्स सपोज के यहाँ पर मेरे पास एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर मैंने बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स फिल अप किए हुए हैं। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये गैस मॉलिक्यूल्स अगर तो हमारे पास क्या है, लोअर डेंसिटीज पर है, बहुत ज़्यादा लोअर डेंसिटीज पर है, तो मैं इसे कह दूंगी कि ये आइडियल गैस लॉ में मतलब उसे फॉलो कर रहे हैं। अगर लोअर डेंसिटीज पर नहीं है तो ये आइडियल गैस नहीं होगी, इसे मैं कह दूंगी कि ये रियल गैस है। अब हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम करेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं हम कि वॉल्यूम करेक्शन हम कैसे परफॉर्म करेंगे। वॉल्यूम करेक्शन में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज में कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस इज नेग्लिजिबल। कैसे नेग्लिजिबल था, हमने क्या कहा था कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लोअर डेंसिटीज पर होते हैं। लोअर डेंसिटीज मतलब
एक पार्टिकल अगर इस कोने पे पड़ा हुआ है तो दूसरा पार्टिकल कहाँ होगा, कहीं दूर जाके पड़ा होगा। मतलब ये 1 पोजीशन है और ये सेकंड पार्टिकल की ये 2 वाली पोजीशन है, तो इतने पार्टिकल दूर दूर होंगे एक दूसरे से। तो ऐसे में हम नहीं कह सकते कि भाई इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो अगर हम इंडिविजुअली कंपेयर करें तब तो हम कह सकते हैं कि भाई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस इज नेग्लिजिबल। तो उसको देखते हुए कि अगर हम आइडियल गैस को कंसीडर कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो तो नेग्लिजिबल होना चाहिए, लेकिन जब हम रियल गैसेस के लिए कहते हैं तब तो ये बात वैलिड नहीं है। तो वंडर वॉल के अकॉर्डिंग इसके लिए क्या करेक्शन परफॉर्म की थी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस इज नेग्लिजिबल। वंडर वॉल ने क्या कहा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस इज नेग्लिजिबल, बट दिस इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है। किसके लिए, ये बात आपने माइंड में रखनी है कि ये बात सही नहीं है। किसके लिए सही नहीं है, ये रियल गैसेस के लिए सही नहीं है। ये बात ठीक है आइडियल गैसेस के लिए कि उनका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है क्योंकि पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लोअर डेंसिटीज पर होते हैं, लेकिन ये जो बात है ये रियल गैसेस के लिए वैलिड नहीं है। हियर वी कंसीडर द ईच मॉलिक्यूल ऑफ द रियल गैस एज अ हार्ड स्फीयर। रियल गैसेस में हम क्या करते हैं कि हर मॉलिक्यूल को एक हार्ड स्फीयर के तौर पर लेते हैं। हार्ड स्फीयर मतलब आप बॉल को ले लेना, तो बॉल के साथ आप दूसरी बॉल लेके आए तो वो दोनों एक दूसरे की बाउंड्री को ही टच कर सकते हैं, एक दूसरे के सेंटर तक नहीं जा सकते, अप्रोच नहीं कर सकते एक दूसरे के सेंटर को। तो सेम उसी तरीके से जैसे आप 2 बॉल्स की एग्जांपल ले सकते हैं, उसी तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स की। कि रियल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम एज अ हार्ड स्फीयर कंसीडर करते हैं, हैविंग द डायमीटर d। उनका डायमीटर होता है d, हमारे पास उसका डायमीटर होगा। अब ये इसी तरह के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने आगे डायग्राम बना के भी समझाए हुए हैं। 2 such type of same molecules can not approach each other। अब इस तरह के अगर आप सेम 2 बॉल्स को आप ले आए करीब करीब, डेफिनेटली वो एक दूसरे की बाउंड्री को ही टच कर सकेंगे, वो एक दूसरे के सेंटर तक तो अप्रोच नहीं कर सकेंगे जब तक उनके जो डिस्टेंस है आपस में, सेंटर वाला जो डिस्टेंस है वो कम नहीं हो जाता। अप्रोचेज अदर अनलेस द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स बिकम लेस देन द d प्राइम। मतलब अगर उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो d प्राइम है, जब तक d प्राइम से डिस्टेंस कम नहीं हो जाता वो एक दूसरे के सेंटर्स को अप्रोच नहीं कर सकते। मतलब उन्हें एक दूसरे के सेंटर्स को अप्रोच करने के लिए आपको 2 बॉल्स को आपस में कट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर देखिए मैंने 2 मॉलिक्यूल्स उसे किसी ना किसी तरीके से A का नाम दिया हुआ है, दूसरे को मैंने B का नाम दिया हुआ है। रफली मैंने इनकी यहाँ तक जो डायमीटर है वो ये स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन बेसिकली जो इसकी बाउंड्री है, मतलब जो इसका अफेक्ट है वो यहाँ तक आ रहा है। मतलब एक जो मॉलिक्यूल है ना पूरा वो यहाँ तक है, ये जो मैंने डॉटेड में हेमिस्फीयर रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ तक इसका अफेक्ट आ रहा है। इसी तरीके से जो B वाला है मॉलिक्यूल्स, ये मैंने A के सिर्फ हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट किया है, मतलब वो एरिया जिसमें A जो है A मॉलिक्यूल्स अपना अफेक्ट दूसरे को दे रहा है। जैसे 2 सेम चार्जेस आप ले लें तो वो रीजन जहां पर उनकी रिपल्शन शुरू हो जाती है वो वाला रीजन जो है उसको आप ये हेमिस्फीयर एज अ कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ऑपोजिट चार्जेस के लिए भी होगा वो रीजन जिसमें उसने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो मैंने यहाँ पर जो रीजन रिप्रेजेंट किया है वो सिर्फ हेमिस्फीयर का रिप्रेजेंट किया हुआ है, A का, B का रिप्रेजेंट नहीं किया। अब B वाला जो पार्टिकल है, B वाला जो मॉलिक्यूल है उसे मैं लेकर आई हूँ A के पास, लेकिन यहाँ से इस पॉइंट से जो डॉटेड मैंने शो किया हुआ है, डॉटेड से स्टार्ट हो गया है A का रीजन। तो ये तो B वाला जो पार्टिकल होगा ये इस रीजन में नहीं आ सकता क्योंकि A का ऑलरेडी इफेक्ट इधर है। तो इसकी वजह से अगर B को इस रीजन में आना है, इस वाले वॉल्यूम में आना है, तो ये क्या करेगा, इस वाले D के ऊपर ये जो दोनों ये सेंटर जो हैं इसके, ये इसका सेंटर है और ये वाला जो पॉइंट है ये इसका सेंटर है B का। इन दोनों के सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस है D प्राइम। अगर B को इस रीजन में आना है तो इसे D प्राइम को ओवरकम करना पड़ेगा, इसे किसी ना किसी तरीके से कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, फ्री वॉल्यूम फॉर दी B। ये जो B के लिए फ्री वॉल्यूम था जिसे लग रहा था कि ये वाले एरिया में ये जा सकता है, ये फ्री वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो A का रीजन है, हेमिस्फीयर है A का। अब मैं हेमिस्फीयर की बात कर रही हूँ, पूरे स्फीयर
स्फेयर की बात नहीं कर रही, क्योंकि दो बॉल्स को आपस में टच करें तो एक साइड से ही वो एक दूसरे को टच करेंगी, पूरी की पूरी उनकी स्फेयर जो होगी वो टच नहीं करेगी। अप्रोचेस टू द हेमिस्फेयर ऑफ द ए, द एस्टिमेटेड डी इसके लिए जो कैलकुलेट किया गया था वो 2.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर था। इक्वेशन 1 में मैंने मेंशन किया हुआ है। अब इसी डी को आप पुट कर दें बी वाली वैल्यू की जगह। ये फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने डायरेक्ट पुट करना है। डी की जगह यहाँ पर डी क्यूब की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। एन ए आपको पता है वो गेड्रोस नंबर है 6.02 10⁻23। तो आप जैसे ही पुट करेंगे इसमें आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब पर मोल। इक्वेशन 3 में मैंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर इक्वेशन 2 में ये फैक्टर आ रहा है हाफ का। अब ये वाला जो फैक्टर है ना, डेरिवेशन तो आपने नहीं करनी, फिजिक्स इसकी ये है कि हम कंसिडर कर रहे हैं हम ओनली हेमिस्फेयर को, नॉट अ फुल स्फेयर। अगर फुल स्फेयर होता तो आप यहाँ पर 1 का फैक्टर यूज करते, क्योंकि हेमिस्फेयर है तो इसलिए यहाँ पर हाफ का फैक्टर यूज किया हुआ है। इसलिए हमने फैक्टर यूज किया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम हेमिस्फेयर को डील कर रहे हैं, स्फेयर को डील नहीं कर रहे। दी हाफ इन द इक्वेशन 2 इज ड्यू टू दी हेमिस्फेयर बिकॉज द टू मॉलिक्यूल्स इंटरेक्टिंग ओनली देयर हेमिस्फेयर, जस्ट हेमिस्फेयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो, नॉट अ फुल स्फेयर फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोच। ये इसका जो हाफ का फैक्टर फिजिक्स है ये यही है कि हम हेमिस्फेयर को डील कर रहे हैं, दोनों के हेमिस्फेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये हाफ का फैक्टर हमारे पास आता है। तो हमने बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, जो वॉल्यूम करेक्शन थी वो भी हमने परफॉर्म कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेशर करेक्शन परफॉर्म करेंगे कि किस तरीके से हमने जो पहले प्रेशर वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और जो अब हम पढ़ेंगे उसको कैसे वंडरवॉल ने करेक्ट किया था। तो आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो समझ ना आया हो आपको तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।